है आपका सोशल बेनिफिट्स। जब आप अपना पैसे को इस तरह यूटिलाइज करेंगे कि ऑडिट्स के देखो, ये जो जिसने सवाल पूछा है, सर देयर आर मेनी एजुकेशन प्लानिंग, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग हैव अ क्वेश्चन। जिस टाइप का भी प्लान होगा, द प्रिंसिपल्स आर सेम, whether you are talking education plan, whether you are talking any other plan, the principles are same। एजुकेशन प्लान में भी आपने सोशल बेनिफिट देखना है, राइट? आपने एजुकेशन प्लान में भी परचेजेस करनी है, प्रोक्योरमेंट्स करने हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है? आपने इन तमाम कामों के लिए प्रोक्योरमेंट्स करनी है ना, कि नहीं करनी? इन तमाम कामों के लिए आपने प्रोक्योरमेंट्स करनी है ना। आप बात समझिए, इन तमाम के लिए जोन सा भी प्लान होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं एजुकेशन प्लानिंग के, तो हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा, जब भी प्लानिंग की बात करोगे, प्रिंसिपल्स यही हैं, इससे बाहर प्रिंसिपल्स नहीं है। आपने एजुकेशन की प्लानिंग करनी हो, आपने किसी भी चीज की प्लानिंग करनी हो, तुम्हें पैसा चाहिए, विदाउट पैसा देयर इज नो प्लानिंग। और जब आपको पैसा दिया जाएगा तो आपने उसका खर्च करने का हिसाब भी देना है, और जो आपको पैसे देते हैं वो आपको बताता भी है कि आपने पैसा कैसे खर्च करना है। in order to ensure transparency and to avoid malpractices, corruptions, right? ओके, आपको समझ आई? और जब आपका ये पैसा प्रॉपरली यूटिलाइज होगा, देन यू आर एबल टू अचीव योर टारगेट्स। दीज आर क्लोजली इंटररिलेटेड थिंग, ये सारी आपस में मिली जुली चीजें हैं। जब आपका सोशल बेनिफिट, आपका ऑब्जेक्टिव था, आपने पैसा दिया, आपको फॉरेन एडिंग एजेंसीज ने आपको पैसा दिया, आपने उसको अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन और रूल के फ्रेमवर्क के अंदर यूटिलाइज किया, देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। whenever you achieve your targets, it's mean you get maximum benefit from these resources, right? और this is the active action of the government। हर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी सोशल बेनिफिट को विदाउट बॉदरिंग रिसोर्सेज। देखें, अभी रिसेंटली हम एग्जांपल लेते हैं, कोरोना की वजह से मईशत स्टॉप हो गई, राइट? कोरोना की वजह से गवर्नमेंट की मईशत स्टॉप हुई। गवर्नमेंट ने गरीबों की हेल्प करने के लिए 1200 मिलियन 120 अरब रुपया मुख्तस कर दिया कि आप फौरन इसको डिसबर्स करें, राइट? और इसकी एवेल्युएशन कराई कि ये लोगों तक पहुंचता है कि नहीं, राइट? अब people are satisfied with this scheme, with this plan, with this project. If they are satisfied, government will agree to spare more and more fund for this purpose, because social benefits, गरीबों को फायदा हुआ तो गवर्नमेंट एक्टिव एक्शन लेगी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उसको इस्तेमाल करें सोशल बेनिफिट, क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक ही नारा होता है कि हम सोशल बेनिफिट्स के लिए आए हैं लोग, ठीक है? तो एक रियलिस्टिक प्लानिंग में जो हम बात करते हैं, ये तमाम चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है? अच्छा, फंडामेंटल टू इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इससे पहले मैं एक बात आपसे जो करना चाह रहा था पिछली स्लाइड में, देखें, इसमें एक चीज आप याद रखें कि ये तमाम चीजों के लिए एक आपके पास यार्डस्टिक है और उसे कहते हैं बजट। आपने अपने बजट के अंदर जो आपको पैसा दिया गया है ना, the money, the funds, the resources which have been specified for you people,
आपने उसको क्रॉस नहीं करना, यानी एक्सपेंडिचर आपका बजट से अगर बढ़ गया तो ये गवर्नमेंट के लिए इस पर आपकी जवाबतलबी होगी कि आपने अपने बजट से ओवर एंड अबव कैसे खर्च कर लिया। अब इसमें एक ये डायमेंशन, एक और डायमेंशन देख लो। जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए ओवर एंड अबव कॉस्ट खर्च की, तो जो आपने पैसा प्रोक्योरिंग एजेंसीज को दिया है, यानी कोई सर्विसेज खरीदनी है, कोई माल खरीदना है, उनका चेक बाउंस बैक हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहेगा जी आपके पास इस हेड में इतने पैसे मौजूद नहीं है जितने आपने खर्चे के लिए लोगों को दिए चेक्स। अगेन यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज जो आपका वेंडर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका सप्लायर है, उसने आपको वो चीजें दे दी जो आप मांग रहे थे, और ये सारी चीजें आपने एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ली है। अच्छा, ये इकरा जो आप इकराओ के इरसाद तुम कह लियो कि जनाब उस बंदे को गायब कर दिया जाता है, बेटे हम ये याद रखो, ये जो तुम बात कर रही हो ये इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रही हो। हम जो पढ़ रहे हैं वो एज अ एजुकेशन प्लानर, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो। देखो ना, तुम अकेले बैठ के तो सारे एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं चेंज करोगे। वो अकेला तो कोई ऐसा वो नहीं है कि आप एजुकेशन को ठीक करने बैठ जाओगे। आप इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और फिर इसको डेवलप करने बैठेंगे। ठीक है, राइट। ये जो आप कह रहे हैं लोगों को ठीक गायब कर दिया जाता है, आप मुझे बताएं ना कौन सा प्लानर है ये जो डेवलपर है जिसको आज तक अगवा किया गया हो। अच्छा, आप मगर प्रेयर प्रेयर में को ब्रेक करना चाहते हैं? गवर्नमेंट जो आप देखें, गवर्नमेंट के पास फॉर एग्जांपल आप सारे जितने प्लानर हो, आप अपनी सारी प्लानिंग मुझे पुटअप करते हो और मैं एक सियासतदान हूँ, वजीर खजाना हूँ, चले ठीक है, मैं अपनी जेब देखूंगा मैं कितना पैसा है, और मैं आपके में से जो बेस्ट मेरे पास प्लान लाया है जिसका सोशल बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा मैं उसको पैसे दूंगा। मैंने आपसे शुरू में अर्ज की कि प्लानिंग होती ही शॉर्टेज रिसोर्सेज की। अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो तो फिर तो बात चाहिए, फिर किस चीज के हमें डर है। हमने अपने थोड़े से पैसों को मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। चले नमाज के बाद फिर ये पानी वाली गाड़ी पे बात करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं यही से चुकूंगा कि अगर आप इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर क्या करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा चलें, फिर शुरू करते हैं, फिर मैं आखिर में आपको थोड़ा जल्दी छोड़ लूंगा ना, आप नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर आपका पैसा वो हो, एक बच्चे ने मुझसे यहाँ पूछा था कि जी अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, देखें, अब उसके लिए गवर्नमेंट में एक तरीका है। ये पूछा था किसी एसएच, पता नहीं क्या नाम है इसका। इस बच्चे ने पूछा, बच्चा है कि बच्ची है, कौन है ये? हम्म, शफातुर रहमान है। अच्छा, शफातुर रहमान पूछता है कि सर अगर ड्यू टू इन्फ्लेशन और अदर इमरजेंसीज एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीज कर जाए तो फिर क्या करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए मेरी बात याद रखें, हर प्रोजेक्ट जब बनता है और जब कंप्लीट होता है उसकी कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, राइट। जब तो फिर अब होता क्या है,
आपके पास जब आप प्लानिंग करेंगे ना, आप PC1 आगे पढ़ेंगे। PC स्टैंड फॉर प्लानिंग कमीशन, परफॉर्मा 1 कहते हैं, प्रोजेक्ट साइक्लिंग कहते हैं। आप जो प्रोजेक्ट जो कास्ट होती है ना, वो फोरकास्ट होती है, एस्टिमेशन होती है, तखमीना होता है, अंदाजा होता है, एक्चुअल नहीं होता कभी भी। आपने कहा कि जी इस बिल्डिंग पर, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोजेक्ट दिया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आप कहते हैं जी बिल्डिंग पर तो 1 करोड़ लगेगा, लेकिन आप बता जी स्टील महंगा हो गया, ब्रिक्स महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया, लेबर कॉस्ट बढ़ गई। तो असूल ये होता है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट का इंक्रीज 15% के अंदर अंदर हो, तो आप अथॉरिटी से अप्रूवल लेके, यानी बजट के अंदर ये प्रोविजन होती है कि आप 15% ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिवीजन इससे ज्यादा हो तो फिर आपको अपना प्रोजेक्ट रिवाइज करना पड़ता है। इसे कहते हैं रिवाइज PC1। आप बताते हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं कि इस प्रोजेक्ट की कास्ट क्यों बढ़ गई। राइट, देखिए एक ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, अब दरमियान में कास्ट बढ़ गई तो आप प्रोजेक्ट को छोड़ दें। जो आपने पहले खर्च किया था वो भी जाया जाएगा। राइट, और प्रोजेक्ट बनाने पर भी अपना ही खर्चा हो। तो इस से बचने के लिए और इन्फ्लेशन के मसले को एड्रेस करने के लिए हम प्रोजेक्ट की कास्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, 25% से ऊपर हो तो प्रोजेक्ट की कास्ट रिवाइज होती है, और अगर इसके अंदर अंदर हो तो उसी प्रोजेक्ट में उसको 15 से 20% हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर होता है, अदरवाइज रिवाइज PC बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? किसी और का क्वेश्चन है तो बता दो। ओके ओके, गुड। अब हम हैं हायर स्टैंडर्ड फंडामेंटल टू इफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। रियलिस्टिक प्लानिंग में हमने हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रखनी है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है, तो क्वालिटी की बात है। A true professional body of teacher, right? A more effective use of limited resources, yes. Limited resources की effectiveness, maximum utilization ही नाम है planning. A system which would be workable both immediately and following self-government, right? A system which would be workable both immediately and following self-government. ऐसा सिस्टम जो वर्केबल हो। आपका प्लान, मैंने पहले कहा, आपका प्लान अप्रेजल होगा, वो प्लान अप्रूव होगा जो इम्प्लीमेंटेबल होगा, वर्केबल होगा। ठीक है, then a system which would contribute toward the strengthening of the sense of national unity. एक रियलिस्टिक प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो कौम के अंदर इत्तेहाद पैदा करे, ठीक है, इंतशार का बायस न बने। देखें प्लानिंग कितना सेंसिटिव मसला है। अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में इस वक्त या माजी में अनरेस्ट थी। आप सब इससे एग्री करते हैं ना? बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, क्यों? बलूचिस्तान में अनरेस्ट की बड़ी वजह क्या है? रियलिस्टिक प्लानिंग की बात हो रही है। बलूचिस्तान में अनरेस्ट की बड़ी वजह थी कि हमने वहां पर पैसा नहीं खर्च किया उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए। हमारी प्लानिंग रियलिस्टिक नहीं थी। जब हमारी प्लानिंग रियलिस्टिक नहीं हुई, हमने पंजाब को या को हमने तरजीह दी, तो बलूचिस्तान इज आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तान। So as a nation, we should try to develop all sectors, all parts, all provinces equally. अब हमने इसमें हुआ क्या? एक्चुअली पॉपुलेशन जिसकी ज्यादा होती है ना, पैसे उसको ज्यादा मिलते हैं। ये हमने एक नेशनल NFC अवार्ड, आपने सुना है ना, NFC अवार्ड, नेशनल फाइनेंशियल अवार्ड।
लॉस का बनाने में सुनते हो कि नहीं? तो ये नेशनल अवार्ड ये होता है, नेशनल फाइनेंशियल, एनएफसी, कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है मुल्क का, उसको आप कैसे, किस फार्मूले के तहत, किस सिस्टम के तहत चारों सूबों में अपने फाइनेंसिस को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि सारे का सारा मुल्क तरक्की करे। राइट? देखें, बलूचिस्तान का ये कहना है कि जी रिसोर्सेस सारे हमारे हैं, गैस हमारी है, मिनरल्स हमारे हैं, और तरक्की सारा बाकी सूबे कर गए। अब आप सिंध को देखें, इस वक्त बहुत बड़ा झगड़ा वहां पे है। सिंध की आवाम और खास तौर पे कराची के लोग कहते हैं जी कराची सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। ठीक है, जब कराची टैक्स पेयर है तो कराची में बारिश हुई तो सारा कराची डूब गया, तो जो हम इतना टैक्स देते हैं वो हमारे पर क्यों नहीं खर्च होता? ठीक है, और इसी चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाके 1200 अरब रुपए का ऐलान कर दिया, तो इससे हम कराची की डेवलपमेंट करेंगे। तो देखें ना, आप जब अपने मुल्क को जोग्राफिकली, एथिकली, सोशली, कल्चरली सारे सेगमेंट्स को डेवलप नहीं करोगे, राइट, तो फिर इसके बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। समझ गए? बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जनाब आपने तो कहा था कि ये होगा तो ये होगा, हमारा हमने कमाया और पंजाब खा गया, सिंध खा गया, बलूचिस्तान को कुछ नहीं मिला। अब पंजाब की आबादी ज्यादा थी, तो एज अ प्लानर देखे ना, ये जो प्लानिंग है ना, ये तो आपने खुद देखनी है ना। जब आप टॉप लेवल के प्लानर बनेंगे तो आपको ये चीजें खुद देखनी है कि आपका जो रिसोर्सेज हैं वो जुडिशली और इक्वली तमाम लोगों के अंदर डिस्बर्स। आप समझिए, रियलिस्टिक प्लानिंग करनी है। रियलिस्टिक प्लानिंग आपकी बुक्स में पता नहीं क्या दिया हुआ, पुराना वो वर्जन है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, आर यू एग्री विद मी और नॉट? राइट? तो जब आपने प्लानिंग करनी है हमारे स्टूडेंट्स, तो फिर तमाम एस्पेक्ट्स को देखना है। राइट? फिर एक रियलिस्टिक प्लानिंग होती है कंटिन्यूड प्रोटेक्शन फॉर पेरेंट टू चूज। पेरेंट्स क्या है? सोसाइटी है, तो हमने पेरेंट्स की डिजायर, विश एंड विल को फिल करना है, तब हमारी रियलिस्टिक प्लानिंग होगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, सेफगार्ड ऑफ प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी स्कूल, यही वो बात है कि आप अपनी सॉलिडेरिटी को, आपकी प्लानिंग उसको सेफगार्ड करें। अब प्रॉब्लम्स जो अफेक्ट करते हैं प्रॉब्लम प्लानिंग को, रियलिस्टिक प्लानिंग के चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये वो प्रॉब्लम है जो आपकी प्लानिंग को डिस्टर्ब करते हैं। पहला प्रॉब्लम, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। मैंने आपको शुरू में कहा था, आप जितने भी अच्छे प्लानर बन जाएं, अगर सियासी तौर पर आपकी प्लानिंग को सियासी विलिंगनेस नहीं होगी, पॉलिटिकल विलिंगनेस, तो आपको फंडिंग नहीं मिल सकती, और अगर फंडिंग नहीं मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं होगा, एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होगी, मीडिया उसको उछालेगा नहीं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल कंसिडरेशन। सेकंड इज ट्रेजरी रेगुलेशंस। आप, एक ये हो गया आपका एक्सटर्नल, ट्रेजर हो गया इंटरनल। जो आपको पैसा मिलना है, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री या फॉरेन एजेंसीज के थ्रू इस पैसे को खर्च करना है। फिर आपने बजट की प्लानिंग करनी है। आप बजट में आप पढ़ेंगे तो उसके कई टाइप्स हैं, जीरो प्लानिंग, रेकरिंग प्लानिंग, ट्रेडिशनल प्लानिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, कई इसके टाइप्स हैं। ठीक है, जब बजट प्लानिंग आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप उसमें पढ़ेंगे। फिर आपकी सर्विस कंडीशंस क्या है प्लानिंग के लिए, जिन लोगों ने सर्व करना है उनको किन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर आप, वो आपके लिए सर्व करेंगे और आप उनको
रीपे करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ दैट सर्विस। फिर जो प्लानिंग करेंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट? रिमेंबर माय दीज वर्ड्स, organizing and staffing is the function of management, right? Community attitude to the education system। अब दूसरी जो आपसे बात कर रहे थे सरकारी स्कूल की, ये फी एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन फ्री है, हमारा गवर्नमेंट के ऊपर बिलीव नहीं है। हम वो जितनी भी प्रोग्राम ले आए वो सारे इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि अवाम का हुकूमत के किसी प्लान और प्रोजेक्ट पर बिलीव नहीं है। हम अब देखिए, टीचर अपॉइंट, आप मजे की बात है, एक एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी, एनजीओ, असर के नाम से, ASAR, असर, उर्दू का असर नहीं होता, उसने रिसर्च करवाई कि गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर प्राइवेट सेक्टर के टीचर से हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन रिजल्ट प्राइवेट सेक्टर के गवर्नमेंट से बेस्ट आते हैं। रीजन इज गवर्नेंस, राइट? रीजन इज गवर्नेंस। प्राइवेट सेक्टर में थ्रेट होता है, खौफ होता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी जॉब जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आप एक दफा अपॉइंट हो गए तो ये थ्रेट नहीं है उसका। अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपकी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में। इफ वी कंपेयर, ये ठीक है केपीके में चीजें इंप्रूव हुई हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि केपीके ने एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। ठीक है, केपीके का जो इनिशिएटिव है, शाह कौन है जो कह रहा है, शफकत ही है शायद, केपीके ने टीचिंग और नॉन टीचिंग को अलग कर दिया। और जो वहां का प्रिंसिपल है वो एडमिनिस्ट्रेटर बंदा है, वो टीचर नहीं है। उन्होंने टीचर से कहा कि आप पढ़ाएं, बस तुम पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुए, आपका काम पढ़ाना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो करेंगे। तो टीचर को उन्होंने छोड़ दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएं, वो इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन में ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन कैडर और टीचिंग कैडर को सेपरेट कर दिया। ये उनको बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। शफकत शायद इसमें मजीद रोशनी डालेगा। तो रिकंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें अब इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पीपल्स देखना पड़ता है। इंटरेस्ट जिस तरफ लोगों का ट्रेंड और इंटरेस्ट होगा उस तरफ हम जाएंगे। देन लैक ऑफ एजुकेशन नॉलेज, जो प्लानिंग को इफेक्ट करती है वो इनएक्यूरेट डाटा है। हमारे पास डाटा नहीं होता। मैंने आपसे कल अर्ज की थी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कुछ मेहमानों का इंतजाम करें रात के खाने, इस स्टेटमेंट से आप क्या अंदाजा लगाएंगे, कितने, क्या करेंगे आप? मैं आपसे कहता हूं कुछ मेहमान रात को आएंगे, उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। दिस इज माई स्टेटमेंट। आप इससे क्या ड्राइव करेंगे? ये एक कंफ्यूज स्टेटमेंट है, राइट? तो जो अब मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं वो चीज समझो। देखो, जो डाटा होता है ना वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, राइट? फॉर एग्जांपल, हम आपसे कहा जाए कि जी आपने 10,000 ट्यूटर पे 10,000 टीचर अपॉइंट करने हैं। अब ये 10,000 टीचर की अपॉइंट, या आपसे कहा जाएगा जी 5,000 नए स्कूल बनाने हैं, 10,000
जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसकी चार दीवारी बनानी है, वहां पर वॉशरूम बनाने हैं, उन्हें पीने का साफ पानी देना है, बच्चों के लिए कुर्सियां मेज होंगी, टीचर के लिए स्टाफ रूम होगा। एनी कंपोनेंट हम ले लें, कोई भी एक कंपोनेंट। अब आपसे कहा है जी 5,000 स्कूल, पता चला जी स्कूल ही सारे 3,000 हैं, तो 5,000 की वाल किधर से बनानी है। आप कहे जी 10,000 टीचर अपॉइंट करने हैं, पता चले स्कूल ही 100-150 हैं, तो इतने टीचर अपॉइंट करके क्या करने हैं। तो इनएक्यूरेट डाटा आपको ऐसा नॉलेज देता है जो आपको तबाह कर देता है। और एजुकेशन प्लानिंग में इनएक्यूरेट डाटा सबसे बड़ी वजह है। आप समझिए, जब तक आपका डाटा एक्यूरेट नहीं होगा आप एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो डाटा की एक चीज, एक्यूरेट डाटा, एक उसकी वैलिडिटी, मैंने कल भी इस पे बात की, वैलिड होना चाहिए। एक्यूरेट तो है, आपने इसके अंदर से जो रिजल्ट निकाले हैं उस पर आपको टेक्निकली बड़ा साउंड होना चाहिए, राइट। टेक्निकली आप जितने साउंड होंगे, टेक्निकली यानी आपके पास डाटा तो आ गया, अब आपने इस डाटा से अपने मतलब का रिजल्ट निकालना है। इसके लिए तुम्हारे पास एज अ प्लानर टेक्निक्स होने चाहिए कि आप डाटा से एक्यूरेट डाटा कैसे निकालते हैं। पर स्क्वायर फुट कितना एरिया चाहिए एक बच्चे को या बच्ची को, आपके पास टोटल स्कूल की बिल्डिंग्स हैं उसका कवर्ड और अनकवर्ड एरिया कितना है। देखो ना, अब तुम प्लानर हो, चाहते जाओ नीचे उसके डेप्थ में कितने कमरे बन सकते हैं, पर कमरे की कॉस्ट क्या होगी, टीचर अपॉइंट करना है तो प्राइमरी का करना है कि सेकेंडरी का करना है। अब टीचर में किस टीचर की शॉर्टेज है, इंग्लिश की, उर्दू की, साइंस की। अब साइंस में है तो केमिस्ट्री की है, मैथ की है, फिजिक्स की है, राइट। इंग्लिश वाला टीचर चाहिए तो किस लिए चाहिए, किस इलाके में जाएगा, किस क्लास को पढ़ाएगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब मेल टीचर चाहिए कि फीमेल टीचर चाहिए, राइट। ये तो जितना नीचे लेके जाते रहो आप, जितना डाटा के साथ खेलते जाएंगे, इतना आपको, इतनी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। आप बात समझ गए, जितना आप जितना इसको डिटेल में स्टडी करते जाएंगे, इतना ही आपका एक्यूरेट डाटा की तरफ जाएंगे। द प्रिपरेशन ऑफ प्लानर, प्लानर को टेक्निकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वो डाटा से किस तरह अपने मतलब की चीज ड्राइव करता है। स्किल ऑन एनालिसिस इन सोशो पॉलिटिकल फील्ड, उसकी पॉलिटिकली, सोशली, एथिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, इनके ऊपर उसकी कितनी कमांड है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, who is responsible to whom, what is the capacity of the department, the culture of the department, the environment of the department, the mindset of the bureaucracy, the mindset of the politics, the mindset of the teachers, the mindset of the parents, the mindset of the society, the mindset of the religious peoples। जाते जाए आप, ये तमाम देखिए, सारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ अनफॉर्मल। देन नॉलेज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, आपने अपना जो प्लान है वो किन किन साइकिल से गुजार के अप्रूव करना है, राइट। फिर ऑडियंस कौन है आपके, आप किन के लिए ये प्लान बना रहे हैं, क्या उनमें इतनी समझ बूझ है, ठीक। फिर असेसमेंट ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, आप जब भी प्लान बनाएंगे अपने एग्जिस्टेंस सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए बनाएंगे। क्या कहाँ रूम है, कहाँ गैप्स हैं, कहाँ
इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को डाटा के थ्रू प्रूव करेंगे जी यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यहाँ पर आपके गैप्स हैं। देन प्रिंसिपल प्लान्स के कुछ हैं, राइट, जो हमने शुरू में डिस्कस किए। लिक्विडिटी जितना आसान होगा, जितना सिंपल होगा, जितना डाइजेस्टेबल होगा, क्योंकि प्लानिंग सिंगल आदमी की एक्टिविटी नहीं है, बहुत से लोगों की है। राइट, देन लेवल ऑफ डिटेल कंप्लीटनेस। आपका जो प्रोजेक्ट है, आप कितने फेजेस में इसको कंप्लीट करेंगे। आप जब आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इसकी कुछ टेक्निक है, इस पे बर्ट है, सीपीएम है, ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की है मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ठीक है, हम आपको ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे जब टेक्निक्स की बात आएगी। तो यहाँ तक आपके बच्चों को क्वेश्चंस हो, आई शैल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ये जो मैंने बेटे आप बातें बताई है ना, लेकिन जो आप किताबों में लिखी है ये बड़ा ही पुराना, बहुत पुराना, जब हमने एमए किया था उस वक्त की है ये बातें। अब आप जो हमने सीखा, हमने आपको ट्रांसलेट करके आज के सिनेरियो में बताने की कोशिश की है ताकि आप सही प्लानर बने। ये ईपीएम में आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। अभी तक देखे ना, कहीं आपने कैरिकुलम का जिक्र पढ़ा, सिलेबस का पढ़ाने का कोई इसका इससे ताल्लुक नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठीक है, हर चीज आप स्ट्रॉन्ग देखेंगे, हर चीज। सर वो पानी वाले कार की, अच्छा ये अच्छा जो ये जो कह रही है ना बच्ची, ये पता नहीं बच्ची है कि बच्चा है, ये जो पानी वाली कार बेटे वो सब झूठ था, वो फ्रेब था। पानी से कोई कार नहीं बनी, ठीक है ना, पानी से कोई कार नहीं बनी। ये वो उसने ऐसी फ्रॉड किया था, वो बाद में सरेआम की टीम ने उसको एक्सप्लोर किया, फिर बताया कि लोगों को डॉच देने के लिए था। इट्स नॉट अ रियलिटी। ठीक, मैं आप मुझे अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उसकी दो रीजंस हैं। एक तो मैं प्रैक्टिकली ये काम मैंने किए हैं सारे, और अब भी करता हूँ हर रोज, तो मैं इसलिए आपको रोज चीजें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ईपीएम्स वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाएंगे जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ईपीएम इज नॉट अ एकेडमिक सब्जेक्ट, इट अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट। तो जो प्रोफेशनली बंदा होगा वो आपको बहुत सी एग्जांपल देगा अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से, ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आप इस चीज को समझ लें, पहले कॉन्सेप्ट बेटे, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट डेवलप होते 6 महीने लगने हैं। ईपीएम एक कॉन्सेप्ट डेवलप होते हुए तुम्हारा टाइम लगना है। ट्रिक्स तो फिर तुम्हें पता चलेंगी, पहले तुम चीजें पढ़े तो सही। ठीक है, आप चीजों को पहले समझो। अभी तो तुमने ये पूरे 10 लेक्चर नहीं सुने, अभी तो इसमें पता नहीं हर चीज की डिटेल होनी है। बजट की अपनी डिटेल है, फाइनेंस की अपनी डिटेल है, मैनेजमेंट पूरी एक दुनिया है। मैनेजमेंट के अंदर बहुत से फंक्शन है, प्लानिंग के बहुत से फेजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत से फेजेस हैं, एवेल्युएशंस है, मॉनिटरिंग है, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, इम्प्लीमेंटेशन फेज में। अभी तो आप सिर्फ सरफेस पे हैं। अभी तो जब तुम इन डेप्थ में जाते जाओगे तुम्हें बहुत सी चीजें पता चलेंगी।
एजुकेशनल प्लानर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो एक अच्छा एनालिसिस होता है, बाल की खाल उतारना उसका। ठीक है, जितना तुम स्मार्टली सोचोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद फिंगर टिप्स। कल कुछ हम एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन मुझसे, सर ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको उसकी विधि बताऊंगा, जिसे आप कहते हैं ट्रिक्स बताएं, ठीक है। चलो, ओके यार, थैंक यू।